पहला प्रश्न है कि डैश ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो इसका जवाब है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, ऑप्शन नंबर ए। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने 1809 में अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा आनुवंशिकी का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था और चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है कि रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है नंदन नीलेकणी, ऑप्शन नंबर बी। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश डैश के द्वारा की गई थी। तो विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। गुड्स एवं सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया था। यह केंद्र और राज्यों के द्वारा लगाए जाने वाले 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर देगा। जीएसटी में 3 अंग यानी कि केंद्रीय, राज्य और इंटीग्रेटेड जीएसटी होंगे। वस्तु और सेवा कर एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है। इसकी स्थापना की सिफारिश पूर्ण रूप से विजय केलकर टास्क फोर्स समिति के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्थापना सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन सन 2000 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी। और उस समय राज्य के जो मुख्यमंत्री थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डैश जिले के उत्पाद के रूप में चुना गया? तो सिद्धार्थनगर, ऑप्शन नंबर बी। काला नमक चावल की एक सर्वोत्तम किस्म है। इसका रंग सफेद होता है। इसके लिए जल संसाधन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसकी उपज बासमती चावल से अधिक होती है। यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से एक जिला एक उत्पाद के रूप में चुना गया है। काला नमक धान का ऊपरी हिस्सा काला होता है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। अगला प्रश्न है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो एटा जिले में, ऑप्शन नंबर सी। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गांव में, वर्तमान के कासगंज में। इन्हें तबला और खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। अगला प्रश्न है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है फैजाबाद में, ऑप्शन नंबर डी। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण सुजाउद्दौला ने अपनी पीली बेगम अंजुम जोहरा बानो उर्फ बहू बेगम की याद में करवाया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों के द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो गिरिजा देवी, ऑप्शन नंबर ए। गिरिजा देवी को उनके शिष्य प्यार से अप्पा जी बुलाते थे। गिरिजा देवी बनारस घराना से संबंध रखती थी। ये प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है नाथ संप्रदाय से, ऑप्शन नंबर बी। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट। इनका जन्म हुआ था 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत और राजनेता हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी हैं। इनका संबंध नाथ संप्रदाय से है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो महाराजगंज की, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु
ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो श्री गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी, श्री गुरु गोविंद सिंह, सिख गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। खालसा सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का सामूहिक रूप है। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो श्री गुरु अमरदास ने, ऑप्शन नंबर बी। श्री गुरु अमरदास जो कि सिख गुरु के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। इस विवाह का पंजीकरण पहले हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होता था। अब सिख संप्रदाय के लोगों की शादी का पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न होकर आनंद कारज एक्ट 2012 के तहत होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो अनुच्छेद 19 से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 19 बी सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 सी संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ई निवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 जी उपजीविका आदि की स्वतंत्रता। निम्न में से कौन सा गलत है? तो 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ऑप्शन नंबर डी। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष न होकर है 35 वर्ष की। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है और राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ऑप्शन नंबर ए। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर ए। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उनका कार्यकाल था 1967 से 1969। उनके बाद फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 1974 से 1977 तक था और ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल था 2002 से 2007 तक। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो अम्मान, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ की मुद्रा है जॉर्डन दीनार। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो वो है तुगरीक, ऑप्शन नंबर बी। मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर है और वहां की मुद्रा है तुगरीक। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो वो है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ब्राजील में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है। महानदी की लंबाई है 885 किलोमीटर। यह नदी सिहावा पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलती है। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर लंबाई है और यह महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। अगली है कावेरी नदी 765 किलोमीटर। तो कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी चोटी से होता है, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को
चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो यह है नीदरलैंड में, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। इस संघ के 5 प्रमुख अंगों में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 को और इसका मुख्यालय है द हेग में, नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है फल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें पारे की वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद इसका निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें वाष्प के रूप में पारा भरा होता है जो कि स्वभाव में बहुत जहरीला होता है। पारा से मिनीमाता नामक रोग उत्पन्न होता है। पौधे में पानी और पोषक तत्व के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को जाइलम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है जो कि संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम है ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन नंबर बी। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया जाता था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है नायलॉन, ऑप्शन नंबर बी। नायलॉन बिना प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया मानव निर्मित फाइबर है। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन एक रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है जिसे रेशों, परतों और अन्य आकारों में ढाला जा सकता है। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है। तो इसका जवाब है 10 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है।